एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি। ममता बनर्जी को जनता ने तीसरी बार बंगाल की दी है कमान। सीएम पद की शपथ के दौरान ममता और राज्यपाल में फिर जुबानी जंग दिखी। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, बंगाल में हिंसा तुरंत बंद हो। Our first priority is we must bring end to this senseless violence, horrendous violence. दीदी का जवाब आया, अब तक चुनाव आयोग के हवाले था बंगाल, अब हिंसा की तो होगा एक्शन। যেটা যেটা ল এন্ড অর্ডারের যেখানে যেখানে যাদের পোস্টিং করা সেগুলো করে যাতে কোনো রকম কোনো অশান্তি কোথাও না হয়, আর যদি কেউ অশান্তি করে তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ দিতে আমি কিন্তু পেছপা হব না। शपथ के संग्राम के पीछे है चुनाव नतीजों के बाद बंगाल में हुई बड़ी हिंसा। इसी हिंसा के खिलाफ बंगाल में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। राजनीतिक हिंसा का तांडव हमको देखने को मिला। ममता मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही थी, बीजेपी हिंसा के खिलाफ शपथ लेती रही। ঈশ্বরের নামে শপথ নিচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের দ্বারা। शपथ के दिन ऐसा संग्राम, तो बंगाल में क्या होगा सत्ता और विपक्ष का अंजाम। बंगाल में सियासी संग्राम की शपथ। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन जो खूनी सियासत है ना, वो खत्म नहीं हो रही है। आज ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनी है राज्य की। शपथ दिलाई राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने। लेकिन शपथ के बाद मंच से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच जुबानी जंग हो गई। शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा किसी मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण में इस तरीके से राज्यपाल और सीएम के बीच ये नोकझोंक। इसी पर बात करेंगे खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टीएमसी के प्रवक्ता हैं संजय शर्मा जी, वो इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुंबई जनसत्ता के पूर्व संपादक प्रदीप सिंह जी, और साथ ही मेरी सहयोगी कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगी। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले तो गौरव भाटिया को आना चाहिए और बताना चाहिए, शपथ दिलाने का मंच था ना, वहां से ये सबक, ये नसीहत क्यों? तो माना जी, जो पश्चिम बंगाल में चुनावी परिणाम आने के बाद हुआ है, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। एक तांडव चल रहा है, जैसे आम जनता से बदला लिया जा रहा है कि नंदीग्राम में क्यों हराया। और आपका सवाल वाजिब है, लेकिन मैं भी विधिक एक जवाब दूंगा। संविधान की शपथ आप ही का कार्यक्रम होता था। राज्यपाल की जिम्मेदारी क्या है? संविधान की सुरक्षा करना। मुख्यमंत्री किस की शपथ ले रही थी? संविधान की शपथ ले रही थी। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ठीक है उन्होंने टीएमसी के लिए हो सकता है वोट नहीं किया, उनकी हत्या कर दी जाती है टीएमसी के गुंडे द्वारा। जब महिलाओं के साथ दुराचार होता है, गैंग रेप होता है, तो आप क्या मानती हैं कि एक राज्यपाल शपथ दिलाने के बाद याद नहीं दिलाएगा मुख्यमंत्री को कि जिस संविधान की शपथ ले रही हो उसको तार तार कभी मत होने देना? मैं समझता गौरव भाटिया, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि यहां पर ये संविधान की शपथ याद दिलाने से ज्यादा पॉलिटिकल पोस्चरिंग नजर आती है। क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब ने आपके हिसाब से जो संविधान की शपथ याद दिलाई ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी ने तो मिनटों में अपना पल्ला झाड़ लिया। ममता बनर्जी ने तो साफ कर दिया कि साहब मैं तो अभी शपथ ले रही हूं ना, अभी तक की मेरी जिम्मेदारी तो थे नहीं। तो ये आप क्यों पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे क्यों कटघरे में आप खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? इसका जवाब है आपके पास? रोमाना जी, आपको क्यों कटघरे में खड़ा करेंगे? आप मुख्यमंत्री हैं क्या पश्चिम बंगाल की? मैंने अपना सवाल ममता बनर्जी के हिसाब से फ्रेज करने की कोशिश की है।
मैं उत्तर भी गौरव भाटिया के हिसाब से दूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के, जी। सुनिए, और नागरिक के नाते भी दूंगा, एक वकील के नाते भी दूंगा। जिसको पॉलिटिकल पॉस्चरिंग कहते हैं ना, मैं बताता हूं, संविधान में चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। B.R. अम्बेडकर साहब ने जब बनाया तो उसमें एक चेक और बैलेंस राज्यपाल का है, दूसरा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का है। ममता बनर्जी दूसरी तरफ देख सकती हैं कि टीएमसी के गुंडे ना पकड़े जाएं, लेकिन इस देश में राज्यपाल भी है, केंद्र की सरकार भी है, और भारतीय जनता पार्टी को जो विपक्ष में बैठाया है ना रोमाना जी, मैं इतना ही कहूंगा, बहुत मजबूती से हम अपना रोल निभाएंगे। जिसको ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग लगती है राज्यपाल की, लगने दीजिए, लेकिन आम जनता त्रस्त है पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी मस्त है। और एक सवाल पूछ लूं केवल 10 सेकंड में, हाँ जी। पूछिएगा जी। ये 48 घंटे से 72 घंटे से नंगा नाच चल रहा है, हाँ। जान ली जा रही है, कितनी एफआईआर, कितनी अरेस्ट अब तक हुई है, केवल एबीपी पे बता दे, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है। ठीक है, संजय शर्मा जी आइए और जवाब दीजिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, भाटिया जी को मैंने बड़े ध्यान से सुन रहा था, राज्यपाल महोदय जी की आज की जो स्टेटमेंट था उस पर भी हमने बात कर रही थी। ये संविधान के विशेषज्ञ, अच्छे अधिवक्ता हैं तो विशेषज्ञ हो गई, इसमें कोई कारण नहीं है। जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग या इनकी जो बातें होती हैं, ये लोग किस बिना पर संविधान की बात करते हैं। ये भूल गए होंगे भाटिया साहब कि गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री को बगल में बैठाकर राजधर्म का पालन करने का पाठ किन्होंने किनको कहा था, ये मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जहां तक आज के राज्यपाल महोदय जी की टिप्पणी का सवाल है, हाँ। राज्यपाल जी का एक तो इतिहास रहा है, ये ऐसी टिप्पणियां राज्य सरकार के खिलाफ करते रहे हैं, और आज भी जब ये तो मतलब आप राज्यपाल की टिप्पणी को गंभीरता से ले रहे हैं, या टीएमसी इस टिप्पणी को गंभीरता से नहीं ले रही है, वो इसको एक राजनीतिक टिप्पणी मान रही है? टीएमसी का स्टैंड क्या है सर? नहीं, राज्यपाल जी की टिप्पणी का उचित जवाब राज्य के मुख्यमंत्री ने दे दिया है, और हम उसी पर कायम हैं। और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, दीदी ने आज ही 3 दिन पहले से लोगों से कह रही है हिंसा नहीं करना चाहिए। आज दीदी ने चार्ज लिया है, और देखिए हर तरफ सीआरपी वगैरह, पुलिस बल वगैरह सब एक्टिवली काम कर रहे हैं, और चुनावी हिंसा भी रुकेगी। और कोरोना पर, कोविड के कारण जो मुश्किलें लोगों को आन पड़ी है, राज्य सरकार सर्वोत्तम प्राथमिकता के साथ कोविड का मुकाबला गौरव भाटिया जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उससे पहले प्रदीप जी के पास चलना चाहती हूँ। और प्रदीप जी, यहाँ पर जो संजय शर्मा जी बात कर रहे थे कि साहब ममता बनर्जी ने जवाब दे दिया, राज्यपाल ने जो टीका टिप्पणी की उसका, मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि क्या ये जवाब वाजिब माना जाएगा कि साहब मैं तो अब शपथ ले रही हूँ, इससे पहले जो हो रहा है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसके लिए आपको केंद्र या चुनाव आयोग से सवाल करना चाहिए, क्या ये जवाब जायज है सर? रोमाना जी, आपकी बात से जो आपने बात उठाई पहले गवर्नर ने जो टिप्पणी की उस पर जी, सामान्य हालत में गवर्नर को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जी, लेकिन पश्चिम बंगाल में हालात सामान्य नहीं है, इसलिए गवर्नर की टिप्पणी जो है उस माहौल को देखते हुए, उस आप परिदृश्य में देखेंगे तो शायद उतनी गलत नहीं लगेगी, लेकिन जो गलत है वो गलत है। ठीक है। रही बात मुख्यमंत्री की, जो उन्होंने कहा, मैंने पिछले 35-40 साल के अपने जर्नलिस्टिक कैरियर में किसी भी मुख्यमंत्री को ये कहते हुए नहीं सुना कि चुनाव के दौरान हुई हिंसा के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चुनाव आयोग को जो अधिकार मिले हैं अधिकारियों की नियुक्ति का, चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद, वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए है कि जो सत्तारूढ़ दल है वो अपने खास अधिकारियों को लगाकर चुनाव में कोई गड़बड़ न करे, अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश न करे, इसके लिए है। इसका ये मतलब नहीं है कि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग सरकार चलाता है या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पूरी चुनाव आयोग की हो जाती है। आज से शपथ लेने से पहले भी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी जी, उनके हाथ में ही प्रशासन था जी, वो बताएं कि उन्होंने रोकने की कहां कोशिश की। जब वो कह रही है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लोगों को घेर लो, जब वो आरोप बीएसएफ के जवानों पर लगा रही हैं कि ये मदद कर रहे हैं बीजेपी को जिताने में, ये हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं,
तो ऐसे में क्या संदेश दे रही अपने कार्यकर्ताओं? ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर कि जब हिंसा कोई भी भड़काने करे, के गलत। बयान दिए जाएंगे ममता बनर्जी की तरफ से, उसके बाद अगर हिंसा होगी और आग लगेगी तो फिर सवाल तो पूछा जाएगा ना ममता बनर्जी से। आपसे मैं इस बात को लेकर जवाब लूंगी संजय जी कि चुनाव आयोग को ढाल कैसे बना सकती है इन हालात में ममता बनर्जी, लेकिन पहले जरा एक रिएक्शन ले लेते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल कोलकाता से इस वक्त मौजूद है। मनोज्ञा, जो सवाल यहां पर गौरव भाटिया ने उठाया था, मुझे लगता है आप उसका बेहतर जवाब दे पाएंगी। अब तक कितनी एफआईआर, अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी? ये जिस तरीके से हमने देखा 2 मई जिस दिन से वापस सत्ता में दीदी आई, उसके बाद से जो हिंसा का तांडव हुआ है बंगाल में, उसे लेकर कोई ब्यौरा है क्या? देखिए, राजनीति में इस तरह का हिंसा का चरित्र बंगाल का हमेशा से रहा है। आप इसे रक्त रंजित राजनीति कह लीजिए या फिर रणनीति का एक हिस्सा, जहां पर पहले 72 घंटे तक खुलेआम जितनी हिंसा होनी थी, हो सकती थी, हो गई है। लेकिन जैसे ही आज मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण समारोह में के बाद मीटिंग्स ली हैं या फिर कल शाम से घटनाओं में कमी आई है, उसका एक कारण ये भी है कि पुरजोर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। लेकिन हिंसा की घटनाओं के बाद एक गिरफ्तारी हुई है नंदीग्राम में और उसके बाद कई जगहों पर कंप्लेन्स हुई हैं। दूसरी बड़ी बात है, जो आरोप लग रहे हैं कि बंगाल से, कूच बिहार इलाकों से कई ऐसे समर्थक हैं जिनका पलायन हो रहा है, जिसपे ट्वीट कर रहे हैं असम के नेता ये कहकर कि इस तरह की तस्वीरें पहले नहीं देखी गई हैं, या फिर मारपीट की हिंसा की घटनाएं भी जिनके आरोप लग रहे हैं, इन पर अब राज्य सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। और ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि पुलिस की ओर से खुली छूट होगी हर व्यक्ति को गिरफ्तार करने की, भले ही वो किसी भी राजनीतिक दल का हो। लेकिन राजनीतिक तौर पर ये आरोप लगाया है टीएमसी ने कि ये जो मारपीट हो रही है उसमें बीजेपी अपने ही कार्यकर्ताओं को मार रही है। तो राजनीति अपने अपने रंग, अपने अपने दलों के हिसाब से समय बंगाल में बदल रही है। आइए गौरव भाटिया, क्योंकि आरोप तो टीएमसी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। टीएमसी कह रही है कि साहब इसमें हमारी कोई भूमिका ही नहीं है, ये बीजेपी है जो अपने कैडर को खुद नहीं संभाल पा रही, और वो इससे नहीं संभाल पा रही क्योंकि सारी टीएमसी तो खाली करके बीजेपी अपने पाले में ले गई थी। वो टीएमसी मतलब वो बीजेपी की टीम 2 वाली जो टीएमसी है, वही दिक्कत बढ़ा रही है बीजेपी की, आपस में सिर फुटअप। रोमाना जी, मैंने देखिए एक बिल्कुल सीधा सवाल पूछा था, टीएमसी के प्रवक्ता से उम्मीद कर रहा था। करीब 10 से 11 हमारे कार्यकर्ता हैं जो मार दिए गए। उनका दोष केवल इतना था कि वो टीएमसी का समर्थन नहीं कर रहे थे, संवैधानिक हक का प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ। उत्तर मिला अरेस्ट और एफआईआर का नहीं मिला। बात गुजरात अभी आपने सुना, मनोज्ञा लोईवाल ने बताया शिकायतें हुई हैं और एक गिरफ्तारी हुई है। मैं सिर्फ आपको अपडेट दे रही थी, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। देखिए, ऐसा ही आपका सौभाग्य हो सकता है या दुर्भाग्य हो सकता है, क्योंकि मैं पेशे से वकील हूं, मैं अभी उस बात पे भी आऊंगा, लिख लिया, बता रहा हूं। बात करी नरेंद्र मोदी जी की, गुजरात एसआईटी बनी, सर्वोच्च न्यायालय मामला गया, एक आंच नहीं आई, इसलिए उससे तुलना मत करिएगा। और कमी क्यों आई है रोमाना जी, मैं आपको बताऊं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी वही है और मनोज्ञा भी सहमत होंगी। कंप्लेंट सिर्फ आ जाना पूरा नहीं होता विधिक चक्र, आपको एफआईआर करनी होती है और उसके बाद अरेस्ट होनी होती है। और कमी आना क्या बराबर है? अगर एक भी महिला के साथ दुराचार हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है, टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं, क्या उस महिला को और परिवार को हक नहीं कि इंसाफ मिले? इस बात की मैं अपील यहाँ पे करता हूँ। और जहां तक पुलिस की बात है और उनको खुली छूट दे दी गई है, पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है रोमाना जी जहां पे वर्दी प्रदर्शन कर रही थी ममता बनर्जी के साथ, और ममता बनर्जी का मतलब है कि संवैधानिक संस्थाओं को चूर चूर कर दीजिए। आप मुझे आधा मिनट दे दीजिए, मैं बताता हूँ। सीआरपीएफ का घेराव करो, जो अभी प्रदीप जी ने भी कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कमी निकालो, संवैधानिक संस्था उन्हीं की वजह से आप चुनाव जीते हैं। इन गवर्नर पे भी सवाल उठाती थी, इससे पहले गवर्नर थे केसरीनाथ त्रिपाठी जी, उन पे भी सवाल उठाती थी। आर्मी ने टोल बूथ पे गई पश्चिम बंगाल में, तो इन्होंने कहा कि वहां पे मेरी सत्ता परिवर्तन करवाई जा रहा है। तो इतना ही कहूंगा, 2 मई कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में गई, अब ये स्पष्ट हो गया। ठीक है, आइए जल्दी से जवाब दीजिए संजय जी, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है सर। तो भाटिया जी को तुकबंदी करने की आदत है। पहले कहते थे 2 मई दीदी गई, अब 2 मई को दीदी आ गई तो ये कह रहे कानून व्यवस्था गई। असल में बंगाल की जनता ने इनके तमाम प्रचारों का इतना शानदार जवाब दिया है, इतना शानदार जवाब दिया है कि
उसका कोई हिसाब नहीं है और उसका कोई मोल इनके पास नहीं है। और ये संस्थाओं को ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र की सरकार ने केंद्रीय संस्थाओं का जो दुरुपयोग किया है, जो उनको ध्वस्त कर दिया है, इसकी मिसाल उठा रहे हैं उन्होंने तो चुनाव कराया। गौरव भाटिया, जब आप बोल रहे थे तो उन्होंने बीच में टोका नहीं, आप भी उनको जरा शांति से सुन लीजिए, फिर दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। केंद्रीय संस्थाओं का जिस तरीके से दुरुपयोग किया है और केंद्रीय संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम किया है, पिछले 70 सालों में ऐसी एक भी मिसाल हमने नहीं। सर, और ये 70 सालों की मिसाल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, फिलहाल यहाँ बंगाल की बात हो रही है। इस बात से क्या आप इनकार कर सकते हैं कि 2 मई नतीजे आने के बाद से बंगाल में हिंसा भड़की है? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना। आप पल्ला भी नहीं झाड़ सकते अपना ये कहकर कि साहब हमारी सरकार थोड़ी है, केयर टेकर गवर्नमेंट तो ममता बनर्जी चला रही थी ना, नेतृत्व तो उन्हीं का था ना। ऐसे में अपना पल्ला वो कैसे झाड़ सकती हैं? मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, फौरन लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। बंगाल में सियासी संग्राम की शपथ, इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष जो कल ही बंगाल पहुंच गए थे, जिन्होंने सांत्वना जताई बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार वालों के साथ जिनकी हत्या कर दी गई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। 2 मई को टीएमसी ने खेला होबे दिन बना दिया। 2 मई की दोपहर को टीएमसी ने हिंसा की, ये आरोप जो टीएमसी पर लगाए जेपी नड्डा ने। टीएमसी ने बंगाल में बड़ी हिंसा की, 2 मई खेला होबे दिन टीएमसी ने बना दिया हिंसा का खेला होबे। हुआ उसमें हमारे विधायक, सांसद और पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। हमने एक्सेप्ट किया है कि हम विपक्ष में, बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। 77 MLAs have been elected, 37+% of votes have been given to us। हम इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे और इसके निभाने में मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, हर बंगाली को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार मिले, उसकी बंगाली अस्मिता बरकरार रहे और उसके साथ साथ वह एक अच्छे से जीवन जी सके, निर्भीक होकर के जीवन जी सके, यह हम जरूर कहना चाहेंगे। इसके साथ साथ मेरा यह चार्ज है, जब मैं ममता जी साइलेंस बोलता हूं और मैं बोलता हूं कि ब्लड्स ऑन हर हैंड, मैं इस सारे विषय को स्टेट स्पॉन्सर्ड, ममता जी की बंगाल की संस्कृति नहीं है। न उनकी भाषा बंगाली रिप्रेजेंट होती है, न उनका कर्तृत्व बंगाल को रिप्रेजेंट करता है। आज श्री अरविंदो क्या सोचते होंगे, आज रविन्द्रनाथ ठाकुर को क्या लगता होगा बंगाल के बारे में, आज सुभाष चंद्र बोस को क्या लगता होगा, आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को क्या लगता होगा। क्या बंगाल जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन और जिसको बोलते हैं कि हर तरीके का रिवॉल्यूशन लाने वाला बंगाल था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ऐसे बंगाल को कहां ला करके खड़ा कर दिया। तो बड़े आरोप जो जेपी नड्डा की तरफ से लगाए गए हैं टीएमसी पर कि 2 मई को टीएमसी ने हिंसा का खेला होबे दिन बना दिया। इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, बस छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। I express hope and expectation that governance will be according to Constitution and rule of law. Our first priority is we must bring end to this senseless violence, horrendous violence that has affected society at large. Post-poll violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. I have every hope that the Chief Minister on urgent basis will take all steps to restore rule of law. আমি আজকে এক্ষুনি শপথ নিলাম। এর আগে আপনারা জানেন ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে 3 মাস এই গভর্নমেন্টের পুলিশরা সবাই কাজ করেছে। সুতরাং কিছু কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়েছে এবং বিশেষ করে কোনো কোনো পলিটিক্যাল পার্টি যেখানে জিতেছে সেখানে অত্যাচার বেশি করছে। সেখানে আমরা দেখে নেব যাতে কোনো রকম কেউ যাতে এখান থেকে রেহাই না পায় এবং আজকেই গিয়ে আমি নতুন সেটআপ তৈরি করব। তার কারণ 3 মাস এই সেটআপটা আমার ছিল না, সুতরাং অনেক ইনএফিশিয়েন্সি ছিল। সুতরাং বাদবাকিটা
আমি অ্যাপিল করব কেউ যেন কারো প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ আচরণ না করে। मैं तो राज्यपाल से सहमत नहीं हूँ। कानून का स्थिति उतना खराब नहीं है जो राज्यपाल बोल रहे हैं। कोई भी राज्य में चुनाव के बाद 2-1 घटनाएं घटती है। यहाँ 2 दिन ट्रांजिशनल सिस्टम था, कोई किसी को जिम्मेवारी नहीं था, इसलिए कुछ घटनाएं घटी है। आज ममता बनर्जी शपथ ली है, जल्द ही ये स्थिति सलटा जाएगा। आज राज्यपाल ये सब नहीं कहते तो अच्छा होता। ममता बनर्जी अभी साइन की एज ए चीफ मिनिस्टर, उसके आगे इलेक्शन कमीशन ने पूरा तछनछ कर दिया था पूरा प्रशासन। बीजेपी के बाद में पूरा पोस्टिंग करा के जो निकम्मे पुलिस ऑफिसर उस सबको पोस्टिंग करा के पूरा तछनछ कर दिया था। उसे 1-2 दिन टाइम दीजिए जो ठीक हो। अभी ये प्रेशराइज क्यों? ये तो मोदी साहब ने जो उन्हें बोला है वही काम वो कर रहे हैं। तो इससे पहले भी ऐसा ही देखा गया, मतलब जब इससे पहले तृणमूल कांग्रेस में सरकार में रही तो राज्यपाल के साथ तृणमूल कांग्रेस का किस तरह का कोऑर्डिनेशन सबके सामने था। तो क्या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा? अगर हमारे पास हाथ बढ़ाएगा तो हम हाथ बढ़ाएंगे, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ राज्यपाल को जो वो राज्यपाल के जो राजधर्म है वो निभाएं। तो ये प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली। अब हम एक बार फिर से अपने खास मेहमानों का रुख करते हैं। मुझे लगता है संजय शर्मा के पास हमें चलना चाहिए, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। और ऐसे में संजय जी, सवाल ये कि जब आपके नेता कहेंगे कि साहब चुनाव के बाद 2-1 घटनाएं हो गई हैं, ये तो ट्रांजिशन फेज था, इस तरीके की हिंसा हो जाती है, इतने हल्के में अगर आप लेंगे हिंसा को तो फिर उस पर काबू कैसे पाएंगे? जब आप समस्या को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो उसका समाधान कैसे करेंगे? नहीं, समस्या को एक्सेप्ट करने की बात नहीं है, समस्याएं अपनी जगह पर हैं। सर, समस्या कहां देख रहे हैं आपके नेता? अभी मैंने सुनाया दर्शकों को, सौगत राय साहब कह रहे हैं कि चुनाव के बाद 1-2 घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, ये तो ट्रांजिशन फेज था, ऐसा हो जाता है। इतने हल्के में अगर आप लेंगे सर? हल्के में लेने की नहीं है, कुछ घटनाएं हो जाती है। और इसमें हमें यह भी देखना होगा कि कल ही मैंने बीरभूम के जो एसपी साहब हैं, जिनको चुनाव आयोग ने अपॉइंट किया था, उन एसपी साहब ने भी एक ट्वीट जारी किया, एक वीडियो में अपना स्टेटमेंट दिया है कि नानूर के एक बलात्कार की घटना जो दिखाई जा रही है उसका कोई सुराग उनको प्राप्त नहीं है। उन्होंने इंक्वायरी की थी और वो चीजें सामने नहीं आ रही हैं, और भाजपा नेताओं से उनके संपर्क के बाद भी वो कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं हुई है। और मैं कोलकाता पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस के ट्विटर हैंडल को आप देखेंगे तो बहुत से फेक इंसिडेंट्स की जानकारी जो फैलाई जा रही है, पुलिस उनका पर्दाफाश कर रही है। और अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस हरकत में आ चुकी है, पुलिस एक्शन में आ चुकी है। आपने जिस तरीके से यहाँ पर कहा कि फेक वीडियोस, फेक जानकारियां जो फैलाई जा रही हैं, मुझे लगता है मनोज्ञा को आना चाहिए। मनोज्ञा वहीं कोलकाता में है और वो बंगाल की स्थिति को बेहतर तरीके से दर्शकों के सामने रख पाएंगी। मनोज्ञा, स्थिति है क्या अभी? देखिए, ये बात सच है कि उसको पश्चिम बंगाल पुलिस ने फेक करार दिया है ये कहकर कि उनके पास तथ्य नहीं है। लेकिन बीजेपी जो बार बार कह रही है कि हमें पुलिस कंप्लेन से कुछ नहीं होगा, तो कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे हैं? गौरव भाटिया तो दिल्ली के कोर्ट तक गए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर भी पुलिस कंप्लेन नहीं ले रही है तो आप आराम से रजिस्टर्ड कंप्लेन कर सकते हैं। इतनी कानून की जानकारी सबको है। और दिलचस्प बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस जो बार बार ये कह रही है कि चुनाव आयोग के अंडर पूरा ये काम रहा है, तो जरा उनसे भी पूछ लीजिए कि कौन सी तारीख और कितने बजे से एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का लागू होना खत्म हो गया था और कब से राज्य सरकार के हाथ में ये सब कुछ आ चुका है। ठीक है, आइए गौरव भाटिया जवाब दीजिए। देखिए कितना भयावह है वहां पे कि ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि हाँ थोड़ा बहुत है दिक्कत, बाकी तो सब ठीक है, और अपनी जिम्मेदारी को समझना ही नहीं, ये कह देना इलेक्शन कमीशन के अंडर में है। मनोज्ञा जी ने जो बात कही उसी को आगे बढ़ाता हूं। अगर एक कंप्लेंट आती है, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है ललिता कुमारी का, अगर संज्ञेय अपराध है ना रुमाना जी, तो पुलिस को एफआईआर लिखनी ही लिखनी होगी। क्यों नहीं लिख रहे? और तर्क क्या दिया जा रहा है? सर, मनोज्ञा ने यही तो कहा कि अगर पुलिस नहीं लिख रही है तो आप लोग वहां पर अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे? बंगाल बीजेपी अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रही? रोमाना जी, शायद उन्होंने एक और बात कही थी, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। 300 से ज्यादा ऐसी वारदात और घटना हुई है जहां पे हत्या, जहां पे मोलेस्टेशन और दुराचार, बलात्कार हुआ है,
और हर जगह पे सीआरपीसी में प्रावधान है कि आप वहां पे कंप्लेंट दे सकते हैं, हायर अथॉरिटी को, न्यायालय भी जा सकते हैं। लेकिन क्या ये सत्य को झुठला देगा कि वहां पे एफआईआर नहीं लिखी जा रही है? और दूसरी बात, जो तर्क दिया जा रहा है कि बीजेपी के सर, मैं सिर्फ इसलिए ये सवाल कर रही हूँ कि आप लोगों की प्राथमिकता है क्या? आप लोगों की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना है या आप लोगों की प्राथमिकता जिंदगी बचाना है? मैं सिर्फ इसलिए सवाल कर रही थी। मुझे लगता है प्रदीप जी को आना चाहिए। प्रदीप जी, जिस तरीके की राजनीतिक आर-पार यहाँ पर टीएमसी और बीजेपी के बीच देखने के लिए मिल रही है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जान बचाने की किसी को भी फिक्र है यहाँ पर? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की ज्यादा फिक्र है दूसरे पर। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, सर प्लीज एक मिनट, प्रदीप जी आ जाएं, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी गौरव भाटिया। प्रदीप जी आइए प्लीज। देखिए, ऐसा है कि पुलिस अगर कह रही है कि ये फेक है या झूठी खबर है, तो मेरा मानना है जो सही है और जो झूठी है, दोनों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नेता जाकर ये कहता है कि ऐसा हुआ है और ऐसा नहीं हुआ है, तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? सवाल इसको रोक, अगर कोई सरकार को बदनाम कर रहा है, इस तरह की अफवाह फैलाकर स्थिति खराब कर रहा है, शांति भंग कर रहा है, तो उसके खिलाफ पुलिस का दायित्व है कि एफआईआर दर्ज कराए, एक्शन ले। पुलिस जांच तो करे किसी मामले का, एक बात। दूसरा, जो ये ट्रांजिशनल फेज की बात हो रही है, अगर किसी और पार्टी की सरकार होती, कोई और मुख्यमंत्री होता और वो बदल रहा होता, तो हम मानते कि ये ट्रांजिशनल फेज है, दूसरी सरकार थी, अब नई सरकार आ रही है। ये तो वही सरकार कंटिन्यू कर रही है, तो इसलिए ट्रांजिशनल का क्या मतलब है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 मई से पहले थी, वही अब भी है। तो संजय जी बताएंगे ना? तीसरी बात, संजय जी बताएंगे, क्योंकि इन्हीं के पार्टी के नेता जो हैं ये ट्रांजिशनल शब्द निकाल कर लाए हैं। इन्हीं की पार्टी के नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद हो जाती हैं ऐसी इक्का दुक्का घटनाएं। संजय जी देखिए, बात अब ये है कि आज मुख्यमंत्री शपथ ले चुकी है और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि बहुत जल्दी इन घटनाओं पर काबू पा लिया जाएगा और हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होगा। अभी सरकार की प्राथमिकता किसी भी तरह शांति कायम करने की है और कोविड की जो महामारी, कोविड का जो प्रकोप है, उससे लोगों को बचाने की है। राज्य सरकार सर्वोत्तम प्राथमिकताओं के साथ इन 2 कामों को कर रही है। चलिए, तो गौरव भाटिया आप आश्वस्त हैं? संजय जी कह रहे हैं कि आप शपथ ले लिए, तो इसलिए अब आप निश्चिंत हो जाइए, अब ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। भरोसा पैदा होता है ये बात सुनकर? देखिए, प्रदीप जी ने बिल्कुल सही बात कही कि इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, दोबारा चुनी गई, दोबारा शपथ ली, कोई ट्रांजिशन यहाँ था नहीं। और एक बार चुनाव के परिणाम आ गए तो जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें आएंगी, वो वैसे भी इस स्थिति में होता है कि वो कड़े निर्णय ले सके। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है अराजकता है, जिसमें टीएमसी के गुंडों को संरक्षण दिया जा रहा है। और दूसरी बात, अगर बीजेपी के वर्कर्स कुछ गलत कर रहे हैं, कानून व्यवस्था स्टेट सब्जेक्ट है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? आज भी ऐसी घटनाएं हुई है हिंसा की जो कि झुटलाई नहीं जा सकती और जिसमें कार्रवाई नहीं हुई है। और अंत करूंगा एक बात से, अभिजीत सरकार हमारा कार्यकर्ता थे, उन्होंने फेसबुक लाइव किया और कहा कि गुंडे घुस रहे टीएमसी के, मुझे मार देंगे, और मार दिया गया। क्या कार्रवाई हुई है? हत्या में बता दीजिए, अरेस्ट कितनी हुई है, एफआईआर हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल सही, वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब देने होंगे। ममता बनर्जी ने शपथ ले ली है और अब वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती हैं। कानून व्यवस्था बनी रहे पश्चिम बंगाल में, ये मुख्यमंत्री का फर्ज है। अपनी जिम्मेदारी को मुख्यमंत्री को निभाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ। और अब इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया है, सभी विधायक 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में देंगे। इसके साथ ही हिमाचल में सरकार ने कल आधी रात से 16 मई तक पूरे हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार राज्य में 6 मई से 16 मई तक मतलब 10 दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सभी दफ्तर बंद रहेंगे, सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही इजाजत रहेगी। साथ ही बिना नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के राज्य में किसी के भी प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। 10वीं की परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। परीक्षार्थी बिना एग्जाम के ही प्रमोट किए जाएंगे। ये फैसला भी हिमाचल सरकार की तरफ से ले लिया गया है।
छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और अब नजर डालिए एबीपी न्यूज पर आगे क्या है खास।